नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक और योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में कंपनी के भ्रामक दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। भ्रामक विज्ञापनों पर अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर अदालत द्वारा पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाने के एक दिन बाद कल हलफनामा दायर किया गया था। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अहासुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच ने बालकृष्ण और रामदेव को 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने दायर एक हलफनामे में श्री बालकृष्ण ने कहा है कि उनके मन में कानून के शासन के प्रति सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने आयोग की माफी मांगते हुए कहा कि कंपनी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी न किए जाएं। अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। एक संक्षिप्त हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि उन्हें कंपनी के अपमानजनक वाक्यों वाले विज्ञापन पर खेद है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। तो वहीं बालकृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनी का इरादा केवल इस देश के नागरिकों को पतंजलि के उत्पादों का उपभोग करके स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें आयुर्वेदिक अनुसंधान द्वारा पूरक व समर्पित पुराने साहित्य और सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से जीवन शैली संबंधित बीमारियों के लिए उत्पाद भी शामिल हैं। अगली खबर, बदायूं जिले में दिल दहलाने वाली 2 बच्चों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में फरार चल रहे दूसरा आरोपी बरेली जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद दूसरा आरोपी जावेद दिल्ली भाग गया था। बता दें कि इस वारदात का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बीते दिनों मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बच्चों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें साजिद की हैवानियत देखने को मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आयुष और अहान के शरीर पर धारदार हथियार से दर्जनों बार वार किए गए थे। आरोपी ने जघन्य तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर के पैनल द्वारा किया गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम में बड़े बच्चे आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। आयुष के गले के साथ साथ सीने और पेट पर भी घाव थे। वहीं छोटे बच्चे अहान और हनी, जो कि 6 साल का है, उसके शरीर पर 11 घाव मिले हैं। दोनों बच्चों की मौत की वजह उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से आए गहरे वार घाव से हुई है। वहीं कल 20 मार्च को हत्यारोपी साजिद का भी पोस्टमार्टम किया गया है। गोली लगने से उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हाल ही में सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। इनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई और कोर्ट ने आज गुरुवार को इसे रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने चीफ जस्टिस को भी चयन कमेटी रखने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमारे फैसले में उम्मीद की गई थी कि सरकार चयन पर कानून बनाए। अब संसद से पास कानून के तहत चयन हुआ है। अंतरिम आदेश से कानून पर रोक नहीं लगा सकते। विस्तृत सुनवाई जारी है। चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना सही नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पास कानून की वैधता पर विस्तृत सुनवाई की बात कही है। जवाब के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी। सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि चयन कमेटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदलकर 14 मार्च कर दिया गया है। साथ ही विपक्ष के नेता को सर्च कमेटी की तरफ से चुने गए नाम बैठक से कुछ देर पहले ही दिए गए। इसके चलते वे उन पर सही तरीके से विचार नहीं कर पाए। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अनुगाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मामले में सुनवाई के दौरान उनके वकीलों से कहा है कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे थे, तो सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा कि आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है, आप पेश क्यों नहीं होते हैं। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा कि ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या ये पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था, ये नई शैली है। इस बीच ईडी की ओर स्पेशल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
केजरीवाल का कहना है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक अव्यवस्थित प्रयास चल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि जनता से एकत्र किया गया धन हमारे खातों से पैसे जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। हालांकि इन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमने अपने चुनाव अभियान के प्रभावशाली बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को भारी लाभ हुआ है। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर हमला किया जा रहा है। हम सभी का मानना है कि यह अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक है। वहीं इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि सत्ताधारी दल खतरनाक खेल खेल रहे हैं। विपक्षी दलों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसका दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह कैसे चुनावी निष्पक्ष हो जाएंगे। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से खजाना भरा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहनाई से प्रस्फुटित अद्भुत स्वर भारत की अलौकिक संगीत यात्रा की दिव्य झांकी है। श्री योगी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश में कहा कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वादन को साधना एवं आराधना के रूप में आत्मसात किया है। योगी ने इसी संदेश में आगे कहा कि उनकी शहनाई से अद्भुत स्वर भारत की अलौकिक संगीत यात्रा की दिव्य झांकी है। ऐसा महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। भारत रत्न सम्मानित प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। सिर्फ संगीत ही है जो इस देश की विरासत और तहजीब को एकाकार करके की ताकत रखता है। ये महज अल्फाज नहीं, सच्ची इबादत है जिन्हें भारत रत्न और शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बयां किया था। शहनाई को पूरी दुनिया में नहीं पहचान देने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब को गए यूं तो 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए प्रयागराज पुलिस ने देर रात छापेमारी की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी और शाइस्ता परवीन प्रयागराज में है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर अतीक अहमद के करीबियों के घर सर्च अभियान चलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल की हत्या से ही शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों पर ही इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस एक तरफ जहां शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शबीर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन पुलिस अब तक इन दोनों का पता नहीं लगा पाई है। दोनों ही आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने बसपा के विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल पर 24 फरवरी 2023 को गोलाबारी कर दी थी। उमेश पाल गाड़ी से निकलकर जब अपने घर की ओर जा रहा था, तब बदमाशों ने उनको निशाना बनाया और गोली चलाने के साथ साथ बम भी फेंके थे। बदमाशों द्वारा किए गए हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को घायल हालत में इलाज के लिए तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उपचार के दौरान तीनों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।